नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 यानी एक मंथ आपके जो एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए बायोलॉजी के फाइनल एंड वीवीआई एमवीवीआई कह सकते हैं। वे सारे प्रश्न आज के इस लेक्चर्स में कवर करने का प्रयास करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके इस बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि बार बार पूछा भी गया है पीवाईक्यू में। तो फटाफट से जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास करिए और नॉन स्टॉप क्लास में आप सभी का स्वागत है। बराबर से चलते करते हैं शुरुआत। पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि गुणसूत्र के यूक्रोमेटिन की क्या विशेषता है, बताइएगा। सिर्फ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कर लेना ही अच्छी बात नहीं है आपके लिए। याद रहिए, बिहार बोर्ड जो है काफ़ी गहराई से अब क्वेश्चंस को पूछने लगा है। तो गुणसूत्र के यूक्रोमेटिन की क्या विशेषता होती है, इस प्रश्न का अगर राइट जवाब अगर आप जानेंगे तो आनुवांशिकता सक्रिय होता है। गुणसूत्र के जो यूक्रोमेटिन होती है वो आनुवांशिकता क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। याद रखिएगा, इसको एक्टिव कह सकते हैं इंग्लिश में। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा। पीडीएफ लेने के लिए प्यारे बच्चों, पीडीएफ लेने के लिए क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाइए और ज्वाइन हो जाइए। फटाफट से क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ पे पहुँच जाएगा। और एकमात्र ऐसा संस्थान है जो कि पीडीएफ आपको आंसर के साथ प्रोवाइड करती है, स्टडी विथ रवि। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है, बताइएगा। जिम कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान प्यारे बच्चों, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, बाघ के लिए प्रसिद्ध है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर सवाल जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न बार बार आपकी बीसीबी एग्जाम 2000 यहाँ पे 12 से लेकर अभी तक पूछा आ रहा है। तो हाइब्रिड भीगर यानी इसको कह सकते हैं बायोलॉजी की भाषा में शंकर शक्ति निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होती है। हाइब्रिड जो विगर हो जाते हैं, शंकर शक्ति जो हो जाते हैं, वो किस घटना के कारण होते हैं, विनिमय जीन विनिमय या काइजमा के कारण या युग्मता के कारण। या ऑप्शन नंबर डी भी देखना अगर चाहे तो विषम युग्मता आपके सामने नजर आ जाएंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन का जो राइट जवाब आएगा वो विषम युग्मता के साथ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर सवाल है कि मनुष्य का जो है अवशोषी अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। अवशेषी अंग आपको बताना है मनुष्य का, इनमें से कौन सा, तीन ही ऑप्शंस में इसका राइट आंसर भी आ जाएगा। ध्यान रहे, मनुष्य का जो अवशेषी अंग, अवशेषी अंग कहने का मतलब होता है जिसका कार्य जो है, जिसका कार्य क्या है हमारे बॉडी में नहीं है, वो सिंपल सा है और उसका कार्य कुछ नहीं है। तो अंगूठा क्या ये अवशेषी अंग है क्या ये राइट आंसर हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पिन्ना के, पिन्ना कहाँ पे होते हैं, तो ये कान के जो बाहर आपको नजर आ रहे हैं ये सारे भाग को पिन्ना बोलते हैं। क्या इसका ईज जो है हमारे अंदर है क्या, तो बिल्कुल कह सकते हैं इस प्रश्न के लिए जो है यहाँ पे कान का यूज होता है, क्योंकि साउंड को क्या करता है, जितने भी साउंड होते हैं उसको कवर करके हमारे कान तक पहुंचाने का कार्य करता है। और कॉर्किस इसका जो कार्य है प्यारे बच्चों। 4 नंबर सवाल बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, ये जो है एक प्रकार के ऑब्सेसिव अंग है कॉकिस। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला नंबर सवाल है कि हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। हीमोकोरियल अपरा जो होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, शशक में, मनुष्य में या घोड़ा में। क्या तीन ही ऑप्शंस में इसका राइट आंसर आ सकता है क्या, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे मनुष्य। याद रखिएगा, 5 नंबर सवाल का जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी आएंगे। हीमोकोरियल जो अपरा होते हैं वो किस में पाए जाएंगे, तो मनुष्य में पाए जाएंगे, वो भी मनुष्य किस में, तो मादा में पाए जाते हैं। ये 5 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा परागणकर्ता जो है पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता। पुष्प की गंध से कौन सी परागणकर्ता आकर्षित नहीं होते हैं, शलभ या तितली या पक्षी। तीन ही ऑप्शंस में इसका भी आपको राइट आंसर बताना है और बिल्कुल आप बता सकते हैं। चौथा ऑप्शन आपके नज़र के सामने चमगादड़ दिख रहा है, लेकिन तीन ही ऑप्शंस में बताने का प्रयास करिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई हो जाएगा अगर तीन ही ऑप्शंस में इसका राइट आंसर आप दे पाते हैं। तो कौन सा परागणकर्ता जो है पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो पुष्प की गंध से आकर्षित शलभ नहीं होते हैं, शलभ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तितली जो है पुष्प की गंध से आकर्षित हो जाते हैं, पक्षी भी और चमगादड़ भी हो जाते हैं, बट शलभ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है। मात्रात्मक लक्षण बताइएगा, ये मात्रा में लक्षण जाती है, आंख का रंग, त्वचा का रंग या बाल का रंग। तीन ही ऑप्शंस में इसका भी आपको आंसर बताना है।
आंसर जो है डी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मनुष्य में अगर मात्रात्मक लक्षण, मान लीजिए कि त्वचा का रंग में जो है, त्वचा का रंग क्या होता है, त्वचा का रंग में क्या मात्रात्मक लक्षण होते हैं क्या? तो बिल्कुल त्वचा का रंग याद रखिएगा, इसमें मात्रा के अनुसार लक्षण होते हैं और उसी कलर का जो है मनुष्य बन जाता है। तो मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है? त्वचा का रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कारक यानी एजेंट, कारक को हम कह सकते हैं एजेंट, वह कारक एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? कैंसर पैदा करने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? कार्सिनोमा या कार्सिनोजेन या ऑन्कोजिन्स? क्या 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब फिर से आप 3 ही ऑप्शंस में दे पाएंगे? तो हाँ जी, बिल्कुल दे पाएंगे। वह कारक एजेंट जो कैंसर पैदा करता है ना प्यारे बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग ये क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेन, जो कि ऑप्शंस नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं। ऑप्शंस नंबर बी इस प्रश्न का राइट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन हिट कर सकता है आपकी इस बीसीबी एग्जाम। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कवर करा रहा हूँ। बायोलॉजी के वे सारे प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर में लगातार पूछते हुए आ रहा है और इस बार 2025 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चंस को तो और आप एमबीवीआई कर लीजिए, ये क्वेश्चंस आपके सिंपल लेवल का है और कई बार पूछा गया। न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपसे बात किया जा रहा है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, कितने डिफरेंट टाइप के होते हैं आपको बताना है। तो ये जो है 2 प्रकार के होते हैं न्यूक्लिक एसिड, कह सकते हैं एक डीएनए की सिंपल भाषा में कह सकते हैं और ये क्या कह सकते हैं? आरएनए कह सकते हैं आप इसको। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। एक पारितंत्र में पहला ट्रैफिक स्तर होता है। एक पारितंत्र चल रही है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार के पारितंत्र है, याद रखिएगा कुछ इस प्रकार के इसमें क्या है? पारितंत्र है। तो पहला ट्रैफिक स्तर जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको प्राथमिक उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक उत्पादक। कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके पास जो है प्राथमिक उत्पादक क्या है? प्राथमिक उत्पादक में सबसे पहला नाम आता है घास का। क्या? घास का, सॉरी, घास का नाम आता है। जैसे साग सब्जी जो भी हो गए वो क्या है? प्राथमिक उत्पादक है। डायरेक्ट भूमि से निकला और उसको हम लोग खा गए, वो क्या है? प्राथमिक उत्पादक है सबसे पहला, याद रखिएगा। हम लोग क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे पहला ट्रैफिक स्तर पूछा गया तो प्राथमिक उत्पादक कहेंगे और हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल है कि कोशिकीय जीन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन जाता है। कोशिकीय जीन का नाम आपको बताना है। ऐसा कौन सा कोशिकीय जीन है जो कि अगर एक्टिव हो जाए प्यारे बच्चों, एक्टिव हो जाए तो क्या कर सकता है? वो कैंसर उत्पन्न कर सकता है। ऑन्कोजिन्स या प्रोटो ऑन्कोजिन्स, ए और बी दोनों। तो याद रहे हमारे ही सेल के हमारे ही ऑर्गन कैंसर भी उत्पन्न कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। हमारे शरीर की अगर कोई कोशिका जो है अगर कैंसर उत्पन्न करने के ठान ले तो आपके शरीर को, पूरे बॉडी पार्ट को गला सकता है। तो ऑन्कोजिन्स का नाम बताएं, सॉरी कोशिकीय जीन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन जाता है। तो इस प्रश्न का यहाँ पे राइट जवाब जो जाएगा ऑन्कोजिन्स भी जाएगा और प्रोटो ऑन्कोजिन्स भी जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गए। ऑन्कोजिन्स और प्रोटो ऑन्कोजिन्स ऐसा कारक है जो कि स्वयं के शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकता है। 12 नंबर सवाल पर अगर फोकस करें तो ये भी सवाल लाजवाब है। जीन गन किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है? जीन गन के बारे में बात किया। जब भी अगर गन के बारे में बात करें, जी हाँ, गन के बारे में अगर बात करें तो आपके माइंड में सिंपल सी याद रहनी चाहिए, गन यानी कि बहुत दूरी तक जाने वाला पदार्थ। गन जो बंदूक होते हैं उसमें गोलियां जो होती है बहुत दूरी तक चली जाती है। तो जीन गन का अगर यूज किया जाए तो जिन गन किसके लिए यूज किया जाएगा? जिसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। अगर कोशिका भित्ति के बारे में बात करेंगे तो मनुष्य में कोशिका भित्ति तो पाई नहीं जाती। अगर पेड़ पौधे में बात करेंगे तो कोशिका भित्ति पाई भी जाती है और बहुत ज़्यादा मोटी भी पाई जाती है। तो इसलिए जीन गन का प्रयोग जो है विभिन्न प्रकार की, यहाँ पे जीन को प्रवेश कराने के लिए विभिन्न प्रकार के जो हाइब्रिड आजकल आमें आ रही है, केले आ रहे हैं, उन सभी में एक प्रकार के हाइब्रिड जीन को यहाँ पे अंदर में प्रवेश कराया जाता है और इसके विभिन्न प्रकार के फल को बनाए जाते हैं। तो इसी को जीन गैन कहते हैं। जीन गैन के माध्यम से हम लोग करते हैं। तो कोशिकाओं में प्रवेश करा सकते हैं, किस प्रकार से करा सकते हैं? आपसे सवाल पूछा जा रहा है। क्या प्लाज्मिड के सहायता से या कॉजमिड या फॉजमिड के सहायता से या ऑप्शन नंबर है सूक्ष्म छड़ों की सहायता से? तो प्यारे बच्चों इसमें सूक्ष्म छड़ का उपयोग किए जाते हैं जो कि हाई, यहाँ पे क्या किए जाते हैं? हाई स्पीड के माध्यम से पेड़ और पौधे में इसको ट्रांसफर किया जाता है। ये सूक्ष्म क्षारों होते हैं, याद रखिएगा क्षार होते हैं। इसको एक
बड़े से बंदूक में डाला जाता है और इस पर जो है यहाँ पे जीन को लगाया जाता है, ठीक है, नुकीले जीन को लगाया जाता है और डायरेक्ट फायर करके इसको कोशिका भित्ति, मान लीजिए ये पेड़ है और इसकी ये मोटी कोशिका भित्ति है इतनी मोटी, तो इसमें क्या किया जाता है, छेदते हुए आगे की ओर ये निकल जाते हैं और इसमें संकरण कराया जाता है। तो उम्मीद है कि 12 नंबर सवाल आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमेशा बनते हैं, इस बार भी आपसे पूछे जाएंगे। अनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेलेवर क्या है? देखिए, जैसा कि हमने जीन गण के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया, फ्लेवर सेलेवर भी एक प्रकार की टमाटर है और ये भी जो है अनुवांशिकता क्या है, रूपांतरित है। इसमें भी अनुवांशिकता में परिवर्तन किया गया और इसको फ्लेवर सेलेवर बना दिया गया, जो कि बहुत जल्दी तैयार होने वाली टमाटर है, लेकिन बहुत जल्दी ये गलने के भी यहाँ पे गलने के भी लिए ये रेडी हो जाता है। यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रीज में रख सकते हैं ऐसे टमाटर को। फ्लेवर सेलेबल एक प्रकार की क्या है, तो टमाटर का किस्म माना जाता है, जैसा कि इस प्रश्न के ऑप्शन नंबर डी में आपको नजर आ रहे हैं। टमाटर बिल्कुल फ्लेवर सेलेबर एक प्रकार की क्या है, अनुवांशिकता रूपांतरित टमाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या का सीधा प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसमें अनुपस्थित है? संख्या का सीधा प्लाज्मिड जो है ये निम्नलिखित में से किसमें अनुपस्थित होता है, ये आपको बताना है। तो 3 ऑप्शंस, जिसमें 1 जो है बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। संख्या का सीधा प्लाज्मिड इसमें नहीं है। 1 में जो होता है ये उल्टा होता है, ये इसको सीधा प्लाज्मिड हम लोग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सीधा प्लाज्मिड। अगर इसी को प्यारे बच्चों इसी को क्या किया जाए, अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए तो ये है सीधा प्लाज्मिड। निम्नलिखित में से किसमें अनुपस्थित है, तो अनुपस्थित 1 में इस प्रकार के सीधा प्लाज्मिड जो है, इस प्रकार के सीधा प्लाज्मिड इसमें नहीं देखने को मिलता है, कुछ इस प्रकार के मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि पारितंत्र में जिसका पुनर्नवीकरण नहीं होता। पुनर्नवीकरण कहने का मतलब होता है जिसको फिर से नहीं बनाया जा सकता। पारितंत्र में जिसका पुनर्नवीकरण नहीं होता उसको हम लोग कौन सा ऐसा पदार्थ है बताना है आपको, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल या ऊर्जा। तो पारितंत्र में सिंपल सी बात है, ऊर्जा को हम लोग फिर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऊर्जा को एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हम लोग इसको कर सकते हैं। अगला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 16 नंबर क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का लेंथ बड़ा है, इसलिए कुछ इसकी लेंथ को घटाई गई है और लंबाई को बढ़ाई गई। तो यहाँ पे शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता हो वो पुनः कहाँ अवशोषित हो जाते हैं। आप ही मान लीजिए आपके अंदर शुक्राणु भरा हुआ है और आप इसको स्खलन नहीं कर रहे हैं, तो ये पुनः कहाँ अवशोषित हो जाते हैं, ये आपको क्वेश्चंस में बताना है। बायोलॉजी के स्टूडेंट तो आप इतना समझ सकते हैं, कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी आपके सामने आएंगे जिसको आपको खुद के बॉडी पर लेना होगा और इसको समझना होगा। तो शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता हो वो पुनः कहाँ अवशोषित हो जाते हैं, इस प्रश्न का जो राइट जवाब आ रहा है शुक्रवाहक। याद रखिएगा शुक्रवाहक में अवशोषित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए होगा। अगला नंबर सवाल पर अगर फोकस करें तो संयोजी उत्तक किस भ्रूणीय स्तर से बनते हैं, ये आपको बताना है। संयोजी उत्तक जो होते हैं किस भ्रूणीय परत से बनते हैं या स्तर से बनते हैं। कुछ भी हो, सवाल का आंसर राइट आना चाहिए। सभी का मीजोडर्म आ रहा है, जो कि मीजोडर्म ऑप्शन नंबर बी में दिए गए और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक्स गुणसूत्र कैसा होता है। एक्स गुणसूत्र जो होता है क्या एसेंट्रिक होते हैं या एक्रो एसेंट्रिक होते हैं, मेटासेंट्रिक होते हैं या टीलोसेंट्रिक होते हैं, तो बताइएगा फटाफट से एक्स गुणसूत्र कैसा होता है। 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब मेसोसेंट्रिक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और बिल्कुल इस प्रश्न का जवाब आ रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन पर अगर फोकस करें तो एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है। एलोसोम्स प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किसका नाम है, तो ये जो है लिंग गुणसूत्र का नाम है। किसका है, लिंग गुणसूत्र, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। एंडोगेमी निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। एंडोगोमी और एक्सोगेमी दो प्रकार के होते हैं, लेकिन एंडोगेमी आपसे पूछा गया एंडोगोमी किसमें पाए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा हाइड्रा में पाए जाते हैं। कहाँ पे, हाइड्रा में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। हाइड्रा का चित्र तो आप एनसीईआरटी में जरूर देखे होंगे। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में दोनों में आपको इस चित्र को दिखाया गया है। आप लोग नहीं देखे तो फटाफट से एक बार देखिएगा और जितने भी पिक्चर्स उसमें दिए गए, जितने भी डायग्राम आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए गए, सभी को देखना बहुत ही जरूरी है। वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाते हैं, साथ ही साथ 2 नंबर के क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। मध्य चक्र निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। मध्य चक्र के अगर बारे में बात करेंगे तो मध्य चक्र किसमें पाए जाते हैं आपको बताना है। तो गाय में मध्य चक्र पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट जवाब है राजस्थान।
रणथंभौर, र से रणथंभौर, र से राजस्थान। कुछ इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। तो मात्र 1 महीना आप किसी भी ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस को याद रखने का प्रयास करें। और किसमें स्थानिक पौधा कौन सा है, इनमें से स्थानिक पौधा आपको बताना है। रेक्सिया डिस्कलर है, मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा है, या डाइनोडोन डेक्टाइलोन है, नेप्थनीज खासियाना। कुछ अजीबोगरीब नाम आपके सामने नजर आ रहे हैं और इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल नेफेरेंथिस खासियाना, इसका नाम तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा। 1 मिनट। जी हाँ दोस्तों, तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो राइट जवाब है फटाफट से बताइएगा। सभी का ऑप्शंस नंबर आना चाहिए, फटाफट से बताने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है? जीन क्लोनिंग में प्यारे बच्चों संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या होता है, ये आपको बताना है। फटाफट से बताने का प्रयास कीजिए। काफी स्टूडेंट का राइट आंसर भी आ रहा है इस प्रश्न के लिए। 24 नंबर सवाल का जवाब क्या आ जाएंगे, फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। जो क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं बाह्य गुणसूत्र डीएनए, वो एक प्रकार का क्या होता है? तो एक प्रकार के जो होते हैं प्लाज्मिड होते हैं। क्या होते हैं? प्लाज्मिड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहे हैं। अगला सवाल है कि टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कायाकल्पित करता है? तो टीआई प्लाज्मिड जो है किसकी कोशिकाओं में कायाकल्पित करता है? जीवाणु का, विषाणु का, पौधा का, या जंतु का? तो टीआई प्लाज्मिड जो होते हैं, टीआई प्लाज्मिड प्यारे बच्चों ये काफी बड़ा मात्रा में होता है और इसको पौधे में जैसा कि हमने बताया जिन गण के माध्यम से प्रवेश यानी कायाकल्पित किए जाते हैं। बायोलॉजी की भाषा में इसको कायाकल्पित कहते हैं, लेकिन हम इसको प्रवेश कह सकते हैं। कई प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पॉलीमरेज श्रृंखला ने अभिक्रिया जो है किसमें उपयोगी है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जो है प्रोटीन संश्लेषण में, अमीनो अम्ल संश्लेषण, या डीएनए संश्लेषण, या डीएनए प्रवर्धन में। तो आप इसका आंसर तो फटाफट से बता सकते हैं। ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से याद भी होगा। डीएनए पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोग होता है? डीएनए प्रवर्धन में। डीएनए को प्रवर्धित करने के लिए इसकी यूज किए जाते हैं। ये कब किया जाता है? जब आपके पास बहुत ही कम डीएनए होता है। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा केस आ गया, रेप केस मान लीजिए आ गया, और उसका कुछ छोटा सा टुकड़ा आपके सामने उस डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जेल में डालेंगे और जेल में क्या करेंगे, इसको चलाने का प्रयास करेंगे और इसको प्रवर्धित करेंगे। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इसको बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके पास इसका सैंपल ज़्यादा मात्रा में आ जाए और इस जीन को आप अच्छी तरीके से, या इस केस को आप अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो डीएनए प्रवर्धन में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का यूज किया जाता है। पॉली यानी नाम ही है पॉली, यानी बहुत सारा। पॉली मतलब बहुत सारा, एक से बहुत सारा जीन बनाने या बहुत सारा डीएनए बनाने की प्रक्रिया पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। तो 27 नंबर सवाल है कि कुकुरबिटा के ट्रेंडल्स तथा वेगनवेलिया के कांटे आपस में क्या है? तो ये समझाता अंग है क्या, अवशेषी अंग है, और समझाता अंग है, या ए और बी दोनों? तो ये जो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 5 शायद यहाँ पे मानव विकास से उठाया गया सवाल है, लेकिन मानव विकास से शायद आपके आप एनसीईआरटी में हटा दिया गया वो चैप्टर्स। उम्मीद है कि आपसे बिहार बोर्ड में मानव विकास से अब नहीं पूछा जाएगा एक भी सवाल, लेकिन ये अलग क्वेश्चंस आपके लिए बन सकता है। कुकुरबिटा के टेंडिल्स तथा वेगनविलिया के कांटे आपस में क्या है, ये सवाल आपसे भी पूछे जाते हैं। तो ये जो है समझात अंग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा, समझात अंग है। आपस में क्या है? समझात है। डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं? ये भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि डार्विन के जो फिंच है, फिंच करने का मतलब जो है डार्विन के फिंच जो है, डार्विन जब यात्रा पर गए थे तो बहुत सारे फिंच उन्होंने देखा था। तो डार्विन के फिंच जो है वो क्या दर्शाते हैं, आपको बताना है। डार्विन के फिंच जो है अनुकूली विकिरण बताते हैं। अनुकूली विकिरण याद रखिएगा, कहने का मतलब है कि हम जहाँ पर है अभी भारत देश के बिहार राज्य में, यहाँ पर मनुष्य का जो कलर है अलग अलग है। तो ये अनुकूली विकिरण यानी आपस में वातावरण अलग अलग है, इसलिए मनुष्य का यहाँ पर चेहरा सभी का आपस में मिलता जुलता लगता है। लेकिन अगर हम अफ्रीका चले जाएं, वहाँ की वातावरण अलग है, इन्वायरमेंट अलग है, इसलिए वहाँ की मनुष्य का चेहरा अलग अलग दिखता है। इसी को अनुकूली विकिरण कहते हैं। मान लीजिए हमारा नाक यहाँ पे, नाक जो है काफ़ी लंबा है, लेकिन अफ्रीका वाले जो भी होते हैं उनका थोड़ा सा छोटा पड़ता है और काफ़ी यहाँ पे चौड़ा भी रहता है। ये सभी अनुकूली विकिरण हैं। तो डार्विन जो गए थे अपनी यात्रा पर, तो बहुत सारे पक्षी को देखे थे। वहाँ पर उन्होंने भी देखा कि मैं बहुत सारे पक्षी का जो यहाँ पे ओट ओट है,
चोंच जिसको बोलते हैं वो काफ़ी लंबा है, किसी का छोटा है। तो इनके बारे में डिस्कशन जो है आपके एनसीईआरटी में किया गया। अनुकूलित विकर्ण उसको हम लोग बोलते हैं। एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है? एक द्विसंकर इसके यहाँ पे स्थिति आपको बताना है, एक कंडीशन बताना है जिसमें द्विसंकर हो। तो ये जो है डबल स्मॉल, यहाँ पे कैपिटल टी, स्मॉल टी और यहाँ पे स्मॉल आर। यहाँ पे तो द्विसंकृत नहीं किया, एक संकृत हो गया मान लीजिए। यहाँ पे दोनों ही क्या है, स्मॉल आर दे दिया गया, तो ये हो नहीं सकता। आपको द्विसंकर स्थिति बताना है। अगर बी में फोकस करें तो ये पहला टी टी दे दिया, ये भी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द्विसंकरण स्थिति अगर आपसे पूछे तो चारों अलग अलग रहनी चाहिए, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर फोकस करें, जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? जीन के विभिन्न रूपों को पूरक जीन कहते हैं या विषम युग्मन, संपूरक जीन बोलते हैं या विषम युग्म विकल्पी बोलते हैं। तो इसको युग्म विकल्पी कह सकते हैं, यानी अलग अलग जीन के विभिन्न रूप को युग्म विकल्पी के रूप से जाना जा सकता है। टेपिटल कोशिका क्या दर्शाती है? टेपिटल कोशिका जो होते हैं वो क्या दर्शाते हैं? वो जो दर्शाते हैं एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। एंडोमाइटोसिस तथा यहाँ पे बहुगुणिता दर्शाते हैं टेपिटल कोशिका। भ्रूणकोश किससे बनता है आपको बताना है। भ्रूणकोश जो है प्यारे बच्चों ये किससे बनता है? 33 नंबर क्वेश्चन से भ्रूणकोश किससे बनता है? गुरु बीजाणु से बनते हैं। किससे? गुरु बीजाणु से। गुरु बीजाणु से क्या बनते हैं? भ्रूणकोश बनते हैं। स्थानांतरण आरएनए पर इनमें से क्या पाया जाता है? स्थानांतरण आरएनए पर प्यारे बच्चों इनमें से क्या पाए जाते हैं? तो विरोधी कूट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विरोधी कूट। ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहे हैं विरोधी कूट। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। क्वेश्चन तो इसमें 70 है, लेकिन अलग क्लास में हमने सोचा है कि 35 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने का प्रयास करें। आज के इस लेक्चर्स में 35 क्वेश्चन है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है इसके बारे में आप आंसर जान लें, उसके बाद 35 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराने का प्रयास करेंगे। तो रिवर्स यहाँ पे ट्रांसक्रिप्टेज क्या है ये आपसे पूछा गया, तो ये आरएनए निर्भर, यानी आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज श्रृंखला है। आरएनए पर निर्भर है कौन? डीएनए। ये डीआरएनए पर निर्भर है, याद रखिएगा, ऐसे क्रॉस करेंगे। आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो 35 क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होगा आज की इस पूरे यूट्यूब के इतिहास में। ऐसे प्रश्न आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि उन सभी स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंच सके जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं और काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं अपनी तैयारी में। तो तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में।